चलो इधर ध्यान दो और हेडिंग डालो सेंटर ऑफ मास। रोटेशनल मैकेनिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और वो हमें क्यों चाहिए। तो उसको समझने के लिए लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ दिस डस्टर। अब ये डस्टर है, अब हम क्या करेंगे, अगर इसको ऐसे हमने फेंका और इधर आया, बरोबर, एक हाथ से मैंने ऐसे फेंका और दूसरी तरफ मैंने उसको कैच किया। अब उसका जो ऊपर का पॉइंट है उसको मैं सपोज ब्लैक कलर से एक पॉइंट बना देता हूँ। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर इस डस्टर को ऐसे ही फेंका जाए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देखो एग्जांपल ऐसा है, ये डस्टर ऐसा है, उसको मैंने कंसिडर किया लाइक दिस, देर आर टू मास m1 एंड m2 आर देयर, एक यहाँ पे कंसनट्रेटेड एक यहाँ पे कंसनट्रेटेड, और उसको एक बीच में किसी चीज़ से ज्वाइन किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे फेंक दूंगा तो ये घूमता घूमता जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को जहाँ पे मैंने मार्क किया है उसके कोऑर्डिनेट बताओ, फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद इसके कोऑर्डिनेट बताओ, डू यू हैव एनी मेथड टू सॉल्व दिस? हो पाएगा सॉल्व? प्रोजेक्टाइल से कैसे होगा? इस पर्टिकुलर केस तो ऐसे ऐसे घूम रहा है। सिचुएशन कैसी है इधर ध्यान दो, कंसिडर अ रिजिड बॉडी। लास्ट लेक्चर में रिजिड बॉडी समझाई थी। अब सपोज ये ऐसे रोटेट भी हो रही है और चल भी रही है। मैंने बोला था लास्ट लेक्चर एक आएगा जिसमें रोलिंग मोशन पढ़ेंगे। रोलिंग मोशन में क्या होगा कि बॉडी लीनियरली भी चलेगी और रोटेट भी होगी, तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, दोनों वेरिएबल्स अप्लाई होंगे, इसका ए होगा, इसका अल्फा होगा। अब देखो what we can say about the different particles on the rigid body, what we can say about the linear acceleration of the rigid body particles. A is equal to r alpha होता है, तो कंडीशन क्या बनी, फॉर ऑल डिफरेंट r फ्रॉम द एक्सिस पॉइंट, यहाँ से जितने अलग अलग r होंगे उतने अलग अलग एक्सेलरेशन होंगे। तो हर एक पार्टिकल का अलग अलग एक्सीलरेशन करने बैठेगा तो जीवन निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो बहुत हार्ड हो जाएगा सम सॉल्व करने के लिए, तो वो मेथड तो चलेगी नहीं। दैट इज़ द केस इन दिस पर्टिकुलर केस। जब डस्टर को हम घुमा रहे हैं तो उसका ये पॉइंट बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स लेता हुआ जाएगा, तो उसको एक टाइम पे स्टडी करना इज़ नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? होगा, वो भी होगा, पर वो इतना हेडेक वाला काम हो जाएगा कि हो नहीं पाएगा। तो हमको क्या चाहिए, देन वी नीड सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है कि हाउ मच इंपॉर्टेंट इज सेंटर ऑफ मास, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो क्या भाई देखो, इफ ईच एंड एवरी पार्टिकल हैज द डिफरेंट एक्सेलरेशन, तो इस बॉडी का जब मोशन पढ़ना है तो अगर मैं ऐसे पढ़ूं देन एंड ओनली देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो एक्सेलरेशन अलग अलग पार्टिकल का लूँगा तो जीवन निकल जाएगा एम ए करते करते। उससे अच्छा हमने क्या किया, इसके सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया, उसका एक्सेलरेशन फाइंड किया, उसको एफ नेट बराबर एम ए में रख दिया। अब वी कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली। मतलब जस्ट लास्ट हेडिंग डलेगा जो हमारा रोटेशनल मोशन का, रोलिंग मोशन मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, वो जब एक साथ हम पढ़ेंगे तो उसको कैसे पढ़ना पड़ेगा, तो क्या विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। एवरी मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी विल बी कंसिडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इन द केस ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स। दैट्स वाई जब तक आपको सेंटर ऑफ मास नहीं आता है तब तक आपका कुछ काम नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को इसमें? दैट्स वाई दिस थियरी इज सो मच इंपॉर्टेंट कि अगर सेंटर ऑफ मास नहीं आता है तो रोटेशनल मैकेनिक्स का कोई भी सम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी सम नहीं हो पाएगा। लेट्स से ये चेयर है, अब समझो कि हमारे घर पे जो सिलेंडर वाला आता है वो ऐसे ऐसे सिलेंडर को घुमा के लाता है। मतलब उसको क्या पता चला कि इसको डायरेक्टली उठाने से अच्छा है कि उसको ऐसे ऐसे लेके जाएंगे तो कम कष्ट पड़ रहा है।
मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उसने समझ लिया, मतलब रोटेटिंग अ बॉडी अराउंड अ पर्टिकुलर एक्सिस। अगर वो ऐसे ऐसे रोटेट करता तो उसका जीवन निकल जाता उसमें, बिकॉज द वेट ऑफ सिलेंडर इज 30 kg। समझ में आ रहा है? तो वो बहुत मुश्किल हो जाता। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी अपने को समझनी पड़ेगी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अराउंड द सेंटर ऑफ मास लेंगे तो इजी पड़ेगा कि अलग कोई एक्सिस लेंगे तो इजी पड़ेगा। फिर जब मैंने एक और टॉपिक बताया था कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि ऐसे अगर तुम्हारा बॉटल पड़ा हुआ है और इसको मैंने यहाँ नीचे फोर्स लगाया तो इसका मोशन हुआ, मतलब ये बॉटल अगर किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है यहाँ फोर्स लगाएंगे तो उसका मोशन होगा। जैसे ही उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करते करते यहाँ पहुँच जाएंगे तो वो रोटेट होने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्या वो सेंटर ऑफ मास पे है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या वो सेंटर ऑफ मास पे है? वो सब समझने से आपको रोटेशनल मैकेनिक्स समझ में आएगा। तो समझ में आ रहा है? अभी हम 2-5 मिनट क्या डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास टू अंडरस्टैंड एनी बॉडीज मोशन। जब उसको हम पढ़ेंगे तो हर एक पार्टिकल का एक्सीलरेशन अलग अलग होता है, तो क्या होता है, फिर क्या होता है, तो क्या भाई उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो कैसे पढ़ेंगे? तो कंसिडरिंग अ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट, उसका एक्सीलरेशन पढ़ेंगे तो आसानी से पूरी बॉडी को समझ पाएंगे। सिंपल है सर। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन को लीनियरली लेना, वो समझाऊंगा सब कुछ, सब आ जाएगा तेरे को लेक्चर में। जब तक कोई ऐसा डाउट नहीं है जो सच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तब तक उसको बीच में मत घुसड़िए। अब कंटेंट देखो इधर कि ये मोशन कर रहा है F net इजिकल टू एम ए, और कौन सा फॉर्मूला ऐसा है तो क्या भाई P वेक्टर इजिकल टू एम वी वेक्टर होता है। तो इसमें भी अगर हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है वो भी हमने पढ़ा हुआ है, बिकॉज V इजिकल टू आर ओमेगा। तो फॉर एवरी आर एवरी V विल बी डिफरेंट। तो हर एक का V अलग से पढ़ने जाएंगे फिर से सर दुखेगा, तो क्या करो, सेंटर ऑफ मास ले लो। समझ में आ रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास? कि आज का जो लेक्चर है और इसके बाद का जो लेक्चर है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, तो कि हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 पार्टिकल सिस्टम, फिर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, फिर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए कैसे फाइंड करते हैं। एक बार जो मेथड तुम लोग सीखोगे वही इंटीग्रेशन की मेथड तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएगी। समझ में आ रहा है? अभी हम फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, फिर एरियल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, फिर 3 डायमेंशनल वॉल्यूम वाली कोई सिस्टम के लिए। तो उसमें जो इंटीग्रेशन करेंगे वही सेम टू सेम इंटीग्रेशन यूज होगा जब हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड रॉड, फिर कोई सरफेस एरिया मतलब डिस्क का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, या सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो जिस मेथड से तुम सेंटर ऑफ मास फाइंड करोगे उसी मेथड से तुम वो भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो दैट्स वाई ऑल द लेक्चर्स आर कनेक्टेड, और जो मैथमेटिकल टूल्स जो भी चलते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन का एक बेसिक मीनिंग मैं आपको आज फिर से कराऊंगा जिसमें आपको आइडिया आएगा। सेम होगी, सेम होगी। वह हमने ऐसा कंसीडर किया था, समझा था। हमने बोला कि रिजिड बॉडी इज अ बॉडी वेयर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इफ आई एम कंसिडरिंग दिस 3 पार्टिकल्स, इसको नाम दिया A, B और C। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, या फिर ये पार्टिकल d थीटा जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और अगर सारे पार्टिकल्स की बीच की दूरी कभी चेंज नहीं हो सकती, देन अगर A d थीटा चला तो B भी d थीटा चला, तो C भी d थीटा चला। समझ में आ रहा है? तो अब तीनों के तीनों पार्टिकल d थीटा चले विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो तीनों के तीनों पार्टिकल चले ओमेगा। सिमिलरली वी कैन से दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑन द रिजिड बॉडी इसी वेलोसिटी से चलेंगे। इसीलिए हमने डिस्कस किया था रिजिड बॉडी कैन परफॉर्म ओनली 2 टाइप्स ऑफ मोशन, एक सर्कुलर और एक लीनियर। मतलब अपने को डिसाइड करना है कि हम कहाँ बैठ के फ्रेम को देखेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने बहुत बार डिस्कस किया है। इन आवर कंडीशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ लेनी होती है? तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर पे बैठ जाऊँ, देन एंड ओनली देन वी कैन अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ दिस बॉडी इजीली। कि ये सेंटर ऑलवेज लीनियरली चलता रहेगा और सेंटर से कोई भी पार्टिकल को ऑब्जर्व करोगे वो रोटेशनली चलता रहेगा। समझ में आ रहा है?
दैट्स हाउ वी विल सेपरेट द ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल पार्ट ऑफ दिस मोशन। फिर उसको पढ़ेंगे, पर वो अभी बात की बात है। अब आज हम किसके लिए इकट्ठा हुए हैं, तो कि भाई सेंटर ऑफ मास के लिए। ये सब चीज़ें क्यों डिस्कस करी, तो कि भाई व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, ताकि हमको समझ में आए कि सेंटर ऑफ मास आजीवन काम आने वाला है, इसलिए उसको ध्यान से पढ़े। मेरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आई एम टीचिंग डेड ऑडियंस, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहो क्लास में, नहीं तो नहीं मजा आएगा। अगर मैं इस 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करूं, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस 2 पार्टिकल सिस्टम? तो RCOM वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? मैं सब बोलोगे? इसका मतलब क्या होता है? RCOM वेक्टर का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू कौन? ओरिजिन। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों पार्टिकल का मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए। आई एम कंसिडरिंग एन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे चलो ओरिजिन है, बरोबर, तो इसका R1 वेक्टर और इसका R2 वेक्टर मान लेता हूँ मैं। इसको अलग एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे, अभी रहने दो। फॉर्मूला आप सबको पता है। अभी क्या समझना है कि हाउ टू डिस्कस द सेंटर ऑफ मास। इसका M1 पार्टिकल का अगर कोऑर्डिनेट चाहिए तो कैसे निकलेगा। तो एग्जाम्पल लिया था, किसी चीज़ को ऐसे मैंने फेंका और इस ढक्कन को अपने को ऑब्जर्व करना है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी और पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे थोड़े टाइम बाद। तो समझ लो कि मैं क्या करूं, सेंटर ऑफ मास फाइंड करूं उस पर्टिकुलर फॉर्मूला से, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये होगा तेरा सेंटर ऑफ मास RCOM फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन अभी याद रखना है, अभी थोड़ी देर बाद मैं समझाऊंगा कैसे फ्रॉम ओरिजिन। अब क्या होगा, इसको हमने फेंका तो ये अपनी ऐसे ऐसे मोशन करते करते समझ लो ऐसे यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पे पार्टिकल M2, यहाँ पे पार्टिकल M1। अब क्या हो रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ में इसका एंगल मानता हूँ 60। सपोज मैंने इसका एंगल मान लिया 60 फॉर द हॉरिजॉन्टल। मतलब ऐसा मैंने कैसे किया, तो आई एम स्टडिंग द मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, ऐसा करने से क्या हो रहा है, तो जो सेंटर ऑफ मास है, सबसे पहले इसको मैंने ऐसे फेंका, तो ये कौन सा मोशन है ये समझाना मुश्किल है, बिकॉज कभी कभी M1 पार्टिकल इधर है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो इसको ना मैं प्रोजेक्टाइल मोशन मान सकता हूँ, ना लीनियर मोशन मान सकता हूँ, ना सर्कुलर मोशन मान सकता हूँ। मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज हमारे पास है इस पर्टिकुलर मोशन को समझने की, वो सब इसमें नहीं चल रही है। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई वी हैव कंसिडर्ड अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। मतलब मैंने इसका सेंटर ऑफ मास माना। अब क्या करेंगे, इस सेंटर ऑफ मास को ही ऑब्जर्व करते जाएंगे। मतलब वी विल सिट ऑन दिस सेंटर ऑफ मास। अगर एंटमैन बन के मैं सेंटर ऑफ मास पे ही बैठूं तो मुझे क्या दिखेगा, M1 एंड M2 विल बी सीइंग लाइक रोटेटिंग बॉडीज। अगर मैं बीच में बैठ गया तो मुझे M1 और M2 कैसा दिखेगा कि वो तो रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। और रोटेशनल मोशन के वेरिएबल्स मेरे को पता है, आई कैन पुट दैट वेरिएबल्स एंड फाइंड द पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ दिस। समझ में आ रहा है? और क्या हो सकता है, अभी के लिए ये क्या कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास खुद प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। मतलब अगर किसी ने पूछा कि M1 के कोऑर्डिनेट्स, तो RCOM पे बैठ जाओ और इसका कोऑर्डिनेट्स मैं बता सकता हूँ। समझ में आ रहा है? लेकिन और समझना इजी करना है तो RCM के रिस्पेक्ट टू ही सब कुछ पढ़ लो। तो कैसे पढ़ेंगे, तो फर्स्ट थिंग, सपोज इसी पे ओरिजिन मान लो, तो क्या होगा, एक तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट मिलेंगे M2 पार्टिकल के, वो क्या होंगे, ऐसा कुछ होगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज वो खाली एक्स एक्सिस पे है, तो क्या हो जाएगा, VXT V0t + 1/2 AT स्क्वायर, ऐसे उसका आंसर मिलेगा। फिर वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट तो ऊपर है, ये रहा वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, कि VYT -
हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये कैसे समझाया मैंने? प्रोजेक्टाइल मोशन से, कि अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्टाइल मोशन वी नो दैट कि उसका एक्स डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट होगा और वाई डायरेक्शन में इतना होगा। किसका? तो कि भाई M2 पार्टिकल का। अभी तक M2 पार्टिकल को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, पर आप समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास चीजें क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। कैसे इजी होती है उसको लिखते हैं। नाउ राइट अ स्टेटमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास। हेडिंग डालो सेंटर ऑफ मास, जो भी अभी तक का कंटेंट लिखा है वो। मतलब ये सॉरी, अभी हम M2 को थोड़ी पढ़ रहे थे, अभी तो हम सेंटर ऑफ मास को पढ़ रहे थे। समझ में आ रहा है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन किसका चल रहा है? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट टू। हम कहाँ बैठे हैं? सेंटर ऑफ मास पे। तब ये मोशन कौन सा हो जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसको समझना आसान हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। तो एक्चुअली ये किसके वाई कोऑर्डिनेट है? सेंटर ऑफ मास के। तो ये हो गया एक्स COM, ये हो गया वाई CO। समझ में आ रहा है? तब एक इसको नोट करो, उसके बाद लिखना है कि इफ वी सीट ऑन सेंटर ऑफ मास and observe particle M1 and M2, they will do circular motion अब हेडिंग डालो इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसमें लिखना है इफ अ बॉडी इज गोइंग थ्रू कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, जब कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन करती है तब उसका मोशन समझना बहुत मुश्किल होता है। प्लस रोटेशनल मोशन, to study this motion will be easy only when we sit on a center of mass and observe the particles of body plus observe the center of mass path, the path of center of mass. If we sit on the center of mass and observe another particles like M1 and M2 plus observe center of mass path, मतलब देखो मैं क्या, ये हमने क्या लिखा इंग्लिश में कि अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर अदर पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी को ऑब्जर्व करते हो तो वो सर्कुलर मोशन में दिखेंगे, और सेंटर ऑफ मास के बेड पे सिर्फ सेंटर ऑफ मास का ही मोशन को ऑब्जर्व करे तो इट विल बी पैराबोला, यानी कि प्रोजेक्टाइल। समझ में आ रहा है? तो अब मैंने क्या किया कि जो इम्पॉसिबल मोशन दिख रहा था ऐसा गोल गोल घूमता हुआ, जिसका कोई नाम ही नहीं था, उसका नाम अभी हमको पता चल गया कि अगर M1 M2 को पढ़ना है तो सर्कुलर मोशन के वेरिएबल्स लगाओ तो समझ में आ जाएगा, और RCOM को पढ़ना है तो उसके वेरिएबल्स लगाओ कौन से? प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो वो लगा के भी देख लिए, ये UXT प्लस UIT माइनस हाफ GT स्क्वायर, दे आर द टू ऑब्जर्वेशंस कि उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आफ्टर सम टाइम। So generally this center of mass path is very easy to understand. It becomes projectile, straight line or circular path. So generally ये जो सेंटर ऑफ मास का पाथ बन गया, प्रोजेक्टाइल बन गया, तो समझना इजी हो गया। मतलब ऐसा करने से क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का ही मोशन पढ़ने से क्या होगा
तो हमको समझ में आ जाएगा कि उसका प्रोजेक्टाइल पाथ कन्वर्ट हो जाएगा या स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा या सर्क्यूलर, मतलब एनी ऑफ द मोशन विच वी नो उसमें उसका मोशन कन्वर्ट हो जाएगा और हम उसको समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मैंने इस बॉडी को एक्चुअली 2 भागों में बेच दिया। हमने पढ़ा हुआ था कि अगर ये रिजिड बॉडी है तो अगर मैं सेंटर पे बैठूं तो अनदर पार्टिकल्स विल मूव सर्क्यूलरली। समझ में आ रहा है? देखो इसको और ध्यान से समझो। तो सर्क्यूलर बॉल है जो v वेलोसिटी से चल रहा है और ओमेगा रोटेशन से चल रहा है। अब मैंने क्या बताया था, फॉर एनी बॉडी विच इज़ रोटेटिंग, मतलब फॉर एनी बॉडी विच इज़ रोटेटिंग, अगर मैं यहाँ पे बैठूँ तो ये पार्टिकल का मुझे सेंटर ऑफ मास वाला मोशन दिखेगा, और अगर कर्वीलिनियर मोशन को देखें तो ए और बी जो होता है वो ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स विल नॉट चेंज। तो इसमें समझना क्या था कि जब मैं सेंटर पे बैठता हूँ तो सेंटर का खुद का, अगर यही सेंटर ऑफ मास है तो इसी का खुद का मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो उसको अलग से पढ़ सकते हैं। फिर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर इस पार्टिकल को इस पार्टिकल को इस पार्टिकल को पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दे आर डूइंग सर्क्यूलर मोशन। मतलब ये सेंटर ऑफ मास वाले फंडा से हम इस पर्टिकुलर मोशन को 2 भाग में तोड़ सकते हैं और अलग अलग पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब उसका जेन्युइन फॉर्मूला पढ़ते हैं कि उसका एक्चुअल फॉर्मूला है क्या। ये लिख लिया सबने? એને એવું છે કે મેં મોત को छू के टक से वापस आ गया, એટલે એને મજા આવે છે। अवश्य साइकिल लઈને આવે છે એટલે વાર લાગશે। चल लिख लिया इसको। अब एक्चुअल फॉर्मूला देखो कि ये x और y तो मैंने इजीली बता दिया। वो इधर ध्यान दे, देखो जब मोशन कंसीडर किया सेंटर ऑफ मास का, प्रोजेक्टाइल हो गया और उस प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 कोऑर्डिनेट्स XCOM और YCOM एकदम इजीली मिल गए, पर उसका ओरिजिनल मेथड क्या है? सुजल वे सुजल पहला पेलू बंद कर પછી આ બંધ कर। मरने क्या है क्या तेरे को? बस बस इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दे। वी आर कंसिडरिंग 2 पार्टिकल सिस्टम फ्रॉम द ओरिजिन, इसका डिस्टेंस r1, इसका r2, बरोबर। तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास दिस सिस्टम, मतलब कि RCOM वेक्टर। तो अभी अभी RCOM वेक्टर का फॉर्मूला बोला क्या था? सिंपल फॉर्मूला था, इजी फॉर्मूला था। अब इसके बाद कौन से फॉर्मूला आते हैं? तो कि भाई व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस RCOM। सपोज RCOM यहाँ मिला, ऐसा मैं मान लेता हूँ, दिस इज योर RCOM। तो इस RCOM के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? तो कि भाई XCOM एंड YCOM, तो उसको कैसे लाएंगे? तो M1 X1 M2 X2 M1 प्लस M2, इधर M1 Y1 M2 Y2 प्लस M1 M2, और Z कोऑर्डिनेट चाहिए तो M1 Z1 M2 Z2
हो जाएगा। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है। अब इसको निकाल दो। अब समझो अब फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला में एक सिंपल चीज़ है, अगर दो पार्टिकल थे तो दो फॉर्मूला बनते थे m1r1 m2r2 प्लस m1 प्लस m2। अब बहुत सारे पार्टिकल है तो क्या बन गया फॉर्मूला, m1r1 m2r2 अप टू mnrn अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। मतलब अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो RCOM कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। सिंपल है। हूँ પાછળ જઈને અટેન્ડ કરી લે। અલા આપીને આવું કરવા નહીં, આપ્યો ઓફિસમાં એમ પૂછ્યું સબમિટ करना है। टाइम बगाड़ो अच्छे तो बगाड़े जा। अब जो फॉर्मूला मैंने समझा दिया था वही फॉर्मूला फिर से समझना है कि एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए सी ओ एम। हेडिंग लगाना अपने हिसाब से। इसके पहले जो फॉर्मूला लिखा वो किसके लिए था, ओनली फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। अब ये एन पार्टिकल सिस्टम है। अब समझ, ये फॉर्मूला तेरी बुक में लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूं। अब इसको अच्छे से समझे तो ये RCOM वेक्टर था और M1R1 प्लस M2R2 अप टू MnRn था। इधर ध्यान दे, बकवास मत कर। और नीचे टोटल मास था तो उसको बोल सकते हैं समेशन ऑफ टोटल मास। कहाँ से कहाँ तक, तो कि भाई 1 से लेके n तक। सिंपल है। सो दैट्स हाउ जो इक्वेशन आपने लिखा वही फिर से लिखा है, कुछ नया नहीं है। अब क्या करना है कि नाउ अप्लाइंग द न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर n पार्टिकल सिस्टम। हमने अभी अभी समझा कि जब दो पार्टिकल का ही मैंने एक मोशन ऐसा किया तो समझना इम्पॉसिबल हो गया था। तो अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम अगर ऐसा कोई अनसंड मोशन करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या सोचा था कि भाई एफ नेट जो होगा उसे क्या करेंगे, इक्वल टू एम ए में ये COM का ले लेंगे तो काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। पर इसको प्रूव करना पड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये तो मैंने मान लिया बाय लॉजिक कि अगर ऐसा करूँगा तो ईजी रहेगा, और हाउ टू प्रूव दैट, तो उसके लिए देर आर टू थियरीज। एक थियरी हमने पढ़ी सिस्टम सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। उसके लिए क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखोगे, एंड देन द सेंटर ऑफ मास फॉर अबव गिवन सिस्टम इज डिफाइंड एज, फिर उसका स्टेटमेंट लिखोगे, जो फॉर्मूला होगा वही स्टेटमेंट
कि मास मल्टीप्लाइड बाय कोऑर्डिनेट ऑफ r1 मास मल्टीप्लाइड बाय कोऑर्डिनेट ऑफ m2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट्स योर फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास। वो 2 मार्क का थियरी हो गया। फिर वही थियरी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए बन गया, वही कैसेट वही आंसर फिर से लिखोगे, डायग्राम डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट एंड फॉर्मूला, खत्म, सिंपल। अब क्या करना है तो कि भाई एक्सप्लेन और प्रूव द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर n पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम। मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को प्रूव करना है तो कैसे करोगे। तो सबसे पहली बात, हमने 2 फॉर्मूला लिखे थे कि p वेक्टर को अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं और f नेट को लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये दोनों का डेरिवेशन बोर्ड्स में पूछा जाता है और एंट्रेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव डायरेक्टली हमने उसको समझ लिया, डायरेक्टली उसको अप्लाई भी करेंगे चलेगा, पर उसको रिवाइज करना है कि उसका फॉर्मूला कैसे आता है तो वो समझो। तो ये फॉर्मूला किसका है, कंसिडरिंग द RCOM फॉर n पार्टिकल सिस्टम, ये उसका फॉर्मूला हो गया। नाउ इफ वी डेरिवेट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बोर्ड लेवल से चल रहा है सब कुछ, कि अगर इसको मैं डेरिवेट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेशन के नाम पे क्यों मूवी काट रही है, डिवीजन में समेशन ऑफ मास, वो समेशन ऑफ मास यहाँ से उठा के मैंने सामने दे दिया, समझ में आ रहा है। तब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डेरिवेट कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा कि मास तो कांस्टेंट है और अ पर्टिकुलर पार्टिकल सिस्टम के लिए कांस्टेंट नहीं है और पर्टिकुलर पार्टिकल कांस्टेंट है। वो समझ में आएगा अभी जब हम कंटिन्यूअस बॉडी के लिए करेंगे, तो ये मास क्यों चेंज हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसकी बातें करेंगे। और अभी के लिए मास कैन नॉट चेंज, तो ये कैपिटल M तो ऐसा का ऐसा रहेगा, d/dt ऑफ क्या हो जाएगा RCOM, इधर भी M1 वैसे का वैसा रहेगा, d/dt ऑफ क्या हो जाएगा, असल में ऐसे पूरे बॉडी को d/dt और इसको पूरे को d/dt, ऐसा एक स्टेप बीच में लिखेंगे, फिर d/dt अंदर देंगे तो सारे पर्टिकुलर एक बॉडी को लगेगा, एक पार्टिकल को लगेगा। तो इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स dr1/dt प्लस m2 dr2/dt प्लस अप टू सो ऑन mn rn drn/dt, that will be the formula. तो अकॉर्डिंग टू द मोशन वी नो दैट कि किसी पोजीशन वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेशन लिया जाए तो क्या मिलेगा, क्या पागल है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या मिलेगा, VCOM वेक्टर, समझ में आ रहा है। तो इधर क्या हो गया M1 V1 का COM वन का वेलोसिटी, पार्टिकल 2 का वेलोसिटी अप टू MN VN वेक्टर। तो ये क्या हो गया एक्चुअली, ये सेकंड फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो ये क्या हो गया कि इसको लिख सकते हैं कि भाई एक्सप्लेन और डिराइव द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर n पार्टिकल सिस्टम, कि अगर एक n पार्टिकल सिस्टम है और वो खुद मोशन कर रहा है तो क्या होगा, समझ रहे हो क्या होगा। अब इसमें क्या चीज़ समझनी थी वो समझा देता हूँ। सपोज M1 के कोऑर्डिनेट R1, M2 के कोऑर्डिनेट R2, बट विथ रिस्पेक्ट टू कौन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट टू। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। तो उसके कोऑर्डिनेट मेरे को ऐसे मिलेंगे, सपोज ये जो रेड है वो मैं उसका सेंटर ऑफ मास मान रहा हूँ, तो उसके कोऑर्डिनेट एक यहाँ पे होगा एक वहाँ पे होगा, इसे बोलेंगे RXCOM RYCOM या फिर XCOM YCOM, जो भी आपको इजी लगता है। दैट्स हाउ वी विल अंडरस्टैंड द सेंटर ऑफ मास। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं R1 R2 को चेंज करूँ तो क्या सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल्स में चेंज करूँ, M1 को चेंज कर दूँ, M2 को चेंज कर दूँ, तो क्या ये चेंज होगा, कौन बोल रहा है नहीं होगा, कौन बोल रहा है होगा। नहीं, अगर आप ओरिजिनल एक ऑब्जेक्ट को लो ना तो कभी चेंज ही नहीं होगा। समझाता हूँ, देखो चेंज होगा, इधर ध्यान दे ओए, बीच बीच में डिस्कशन मत करो। प्रॉब्लम क्या होगा
कि अगर इस पर्टिकुलर क्यूबॉइड को मान ले कि ये क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड में ये जो है वो उसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसके रिस्पेक्ट टू मेरी बॉडी को कंसीडर किया, ये m1 ये m2 और मेरी पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो इसके रिस्पेक्ट टू ये RCOM हो गया। अगर मैं उसको ओरिजिन ले लूँ उस एंड को तो RCOM चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? तो कंटेंट क्या है कि द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास डजंट चेंज, बट एक्चुअली ये जो RCOM मिला वो सेंटर ऑफ मास थोड़ी है, वो तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? तो RCOM विल चेंज इफ वी चेंज एनी ऑफ द पार्टिकल। मतलब m1 को पीछे ले गया तो ये चेंज हो जाएगा, m1 को आगे ले आया तो भी चेंज हो जाएगा। मतलब m1 को हटाओ, R1 R2 को किसी को भी हटाओ तो RCOM विल चेंज। समझ में आ रहा है? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसको क्या लिखेंगे, एक सेंटेंस और लिखो। इफ वी चेंज द ओरिजिन और द कोऑर्डिनेट्स R1 vector, R2 vector, R3 vector, the RCOM will change. But the real meaning of center of mass, मतलब कि center of mass जो चीज है वो तो है, will not change. और ये जो थियरी हमने लिखी कि द सेंटर ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड द न्यूटन सेकंड लॉ, वो मिल गया। हमने क्या माना कि ये जो पूरा सिस्टम है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, वो खुद अगर मोशन करने लगा, वही चीज़ बोली है मैथमेटिकली कि अगर ये पूरी चीज़ चलने लगी तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास भी चलने लगेगा। तो चलने लगा मतलब क्या, तो क्या भाई विथ रिस्पेक्ट टू डिराइव करो, इसको डिराइव किया तो ये मोमेंटम मिल गया। तो इधर क्या हुआ, ये मिल गया PCOM इक्वल टू P1 वेक्टर प्लस P2 अप टू Pn। तो यहाँ तक थियरी पूछेंगे तो 2 से 3 मार्क में पूछेंगे इन योर बोर्ड्स। कॉन्सेप्ट फील समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट की कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एंड हाउ सेंटर ऑफ मास इज अंडरस्टूड, कि सेंटर ऑफ मास जो चीज़ है वो अलग है, RCOM वेक्टर है वो अलग है। समझ में आ रहा है? RCOM वेक्टर इज द कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिंपल है। अब क्या किया हमने, तो डेरिवेशन किया, किसका मिला, ये हमको क्या मिला, मोमेंटम मिल गई। बिकॉज वी आर डिराइविंग द F इजिकल टू ma, उसका फर्स्ट पॉइंट हमको ये मिला। समझ में आ रहा है? हम क्या कर रहे थे कि किसी n नंबर ऑफ पार्टिकल या सेंटर ऑफ मास वाली कोई सिस्टम है, उसको मोशन करा के न्यूटन सेकंड लॉ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। पर न्यूटन सेकंड लॉ हमको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लाने के लिए सबसे पहले मोमेंटम लानी पड़ेगी, वो हमने ला ली है। अब इसका डेरिवेशन करूंगा तो मिल जाएगा ये। समझ में आ रहा है? सो दैट्स हाउ वो 4 मार्क का एक क्वेश्चन बनता है कि अगर सेंटर ऑफ मास का मोशन करा दिया जाए तो न्यूटन सेकंड लॉ हाउ कैन वी प्रूव और explain Newton's second law for a n number of n particle system which is moving with velocity v। ऐसा कुछ भी देंगे तो डिराइव करना आएगा, एकदम सिंपल करायो जैसे पण आता है। रिविजन છે એટલે પાછું मैं લઈ પાડ્યું, ये तो बुक में है ही, कराया ही होगा। अब नाउ टू अंडरस्टैंड, नाउ टू प्रूव दिस, एक्चुअली ये थियरी आना और मतलब समझना उसमें डिफरेंस है। बिकॉज व्हेन वी अप्लाई, हमको पता होना चाहिए कि वाई वी आर टेकिंग ACOM। समझ में आ रहा है? व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग एट बोर्ड लेवल तो कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा डेरिवेशन कराओ ख़त्म। पर ये ACOM ही क्यों लिया मैंने, 1 का पार्टिकल का एक्सेलरेशन, 2 का एक्सेलरेशन क्यों नहीं लिया? बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल। समझ में आ रहा है? और ऐसे मोशन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दैट्स वाई दैट वाज द पर्टिकुलर टॉपिक विच इज डिस्क्राइब। अब क्या करेंगे, अब अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो फंक्शन मिला उसका डेरिवेशन लो,
तो आपका एफ नेट इज इक्वल टू एम ए सी ओ एम आ जाएगा। करो, एक स्टेप ही खाली ज़्यादा करना है, क्या करना है तो कि भाई इसको वापस डिफ्रेंशिएट करना है, लिखना तो तुम्हें आ जाएगा, इतना तो तुम्हें कॉमन सेंस है कि तुम इसको दोगे इक्वेशन नंबर 1, इसको दोगे इक्वेशन नंबर 2, फिर यहाँ लिखोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी आर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है? फिर अगेन वी नो दैट, पहले लिखोगे वी नो दैट, विथ रिस्पेक्ट टू बाद में लिखोगे, पहले लिखोगे डब्ल्यू के टी। वी नो दैट द न्यूटन सेकेंड लॉ इज डिफाइंड एज rate of change of momentum is your force. Now applying this for each and every particle of the system, the formula will be इस इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएशन, और इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा m कांस्टेंट v c o m का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम a c o m, और ईच एंड एवरी पार्टिकल का m1 कांस्टेंट v1 का हो जाएगा a1 m2 a2 अप टू mn an, ऐसा कुछ मिलेगा। नाउ जो अभी हमको मिल चुका है यही कौन है, न्यूटन सेकेंड लॉ, मतलब एफ नेट, ये क्या हो गया, F1 F2 F3 सारे फोर्सेस जो सिस्टम पे लगे, हर एक पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एफ नेट। तो आ गया, यही फॉर्मूला डिराइव भी हो गया, सिंपल है। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड टू आवर, मतलब नेक्स्ट लेवल अप करते हैं, थोड़ा एक सम करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का ही। तो पहले क्या लिखोगे, एक इक्वेशन नंबर 2 के बारे में एक स्टेटमेंट लिखो, और इक्वेशन नंबर 3 जो ये मिला उसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखो, कि जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काम का है, कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, the total linear momentum of the system of particles the total linear momentum of system of particles, because this is n number of particles, which means we can say that system of particle, the total linear momentum of system of particles is equal to the product of total mass of the system, is equal to the, वहां तक लिखा, is equal to the mass of, is equal to the product of total mass, product of total mass of the system and the velocity of center of mass of system. अरे वो जो फॉर्मूला लिखा है ना, P वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू वी सी ओ एम वैक्टर, उसी को मैंने वर्ड फॉर्मेट में लिखा है। बातें बंद, डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। नहीं ચાલશે, વાંધો કીધું મને આરતી મેડમે શું પ્રોબ્લેમ છે એટલે વાંધો નહીં। ए निशा, पंचायत बाद में करना। ये क्या किया है तूने, दिखा दिखा, वो चोटी दिखा दे। नहीं, वो शॉप पे गई, उसने शॉप वाले ने बोला कि 2 रबर खरीदो 4 फ्री, तो अब तो 6 रबर है, क्या करूं, बाल तो एक ही है, सब डाल दो एक में। अब लिखो सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट फॉर द इक्वेशन नंबर 3। एक स्टेटमेंट लिख लिया, वो हमने लिखा इसके लिए। दूसरा स्टेटमेंट जो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए लिखेंगे, द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। एक सेंटेंस 2 बार बोलूंगा बस। एक्टिंग ऑन अ सिस्टम
इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल of the system. इक्वेशन 3 મળ્યું એના This is the Newton's law of motion for system of particles. this is the Newton's law, second law of motion for system of particles. मतलब मैथमेटिकली ये सब कुछ प्रूव करने के बाद जो पहला सेंटेंस लिखा है वो इसके लिए, दूसरा लिखा है वो इसके लिए, इतना लिखोगे तभी कोई टीचर आपको बोर्ड्स में मार्क देगा. अब लास्ट कंक्लूजन ऑफ द थियरी. कापी सके, डिपेंड्स ऑन द टीचर टू टीचर. मतलब ये तुम लोग घर जाके पढ़ोगे, इधर ध्यान दे, तू घर जाके इसको पढ़ेगी इस सेंटेंस को तो तेरे को एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि ये कुछ नहीं लिखा है मैंने, इसी सेंटेंस इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला को हमने वर्ड फॉर्मेट में लिखा है. समझ में आ रहा है? एक्चुअली ये क्या होता है, फिजिक्स बहुत बड़ी थियरी को एक पर्टिकुलर एक छोटे से फॉर्मूला में डाल देता है, फिर हम लोग यहाँ आके क्या करते हैं, उस फॉर्मूला पे डबल क्लिक करते हैं तो इतना बड़ा कुछ खुल जाता है, फिर उसको पढ़ना पड़ता है. समझ में आ रहा है? ડેરિવેશન આવશે આખું અને આનો આપણે યુઝ કરીશું, એપ્લિકેશન કરીશું ફોર એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ પર્સપેક્ટિવ. હમણાં હું શીખવાડું છું બધું, ગભરાઈશ ના તું. નાઉ રાઇટ ધ કન્ક્લુઝન ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર થિયરી. બસ એ बातें बंद, बातें बंद, इधर ध्यान दो. जो मैं बोलता हूँ वो तुम फिर से बोलो तो फिर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस आई चुप बैठ. अब क्या लिखना है, द सेंटर ऑफ मास सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिजल्टेंट. एक मेरा स्टेटमेंट खत्म होता है तो वो तुम लोग भी बोलो. मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स. रिपीट आपको. The center of mass of the system moves under the influence of resultant external force F vector लिख लिया F vector तक, as if the whole mass of the system concentrated at its center of mass. वो हमने सब एक नॉर्मल लैंग्वेज में सब कुछ पढ़ लिया, पर इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में और जब बोर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो समझ लिया. नाउ एक क्वेश्चन करते हैं जो अपन बोर्ड्स की मेथड से करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसी मेथड को जो एडवांस लेवल से करते हैं वो उसको सीखेंगे. अब यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने. चलो इधर ध्यान दो. एग्जाम्पल नंबर 1, एकदम इजी एग्जाम्पल.
3 masses of equal mass m are situated on the equilateral triangle. कैसा ट्रायंगल? क्या मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? ओके, सरस, मजा आई गई. હવે all the sides are a, then find the RCOM vector for this particular thing. बस खत्म, क्या कोई जरूरत नहीं है वैल्यू की. चल अब चुप बैठ, इधर ध्यान दे. कंसिडर क्या करना है? ऑल द RCOM आर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, सॉरी ओरिजिन्स. बट ओरिजिन का कैसे लेना है वो अपने हाथ में. तो ओरिजिन में ऐसे लेता हूं तो चलेगा? x एंड y चलेगा कि नहीं? अब क्या होगा? इसके कोऑर्डिनेट लिखाओ, इसके कोऑर्डिनेट लिखाओ, इसके लिखाओ, फिर इसके लिखाओ. तो क्या हो जाएगा? अगर ये 60 है तो ये हो जाएगा a cos 60, a sin 60. समझ में आ रहा है? तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे a/2. नहीं 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 नहीं. देखो x कोऑर्डिनेट होता है r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट होता है r sin थीटा. तो a cos 60 का वैल्यू क्या होता है? और cos sin 60 का वैल्यू क्या होता है? सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स. अब कोऑर्डिनेट्स मिल गए. अब तो हर बच्चे को पता है कि RCOM वेक्टर इज इक्वल टू M1R1 M2R2 M3R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. नाउ ओके, कट टू. फॉर्मूला समझ में आ गया? फॉर्मूला डार्क लगने की जरूरत है नहीं. इधर ध्यान दो. M1 विल इज M, R1 इज 0 0, M2 क्या है? वो भी M है. R2 क्या है? A0, M3 भी M है. और a/2 और √3 a/2. ये थोड़ा गाम के ना के चला गया, इसको नीचे लिखते हैं. a/2 a √3/2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 विल बी 3M. अब क्या होगा? दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू 0, आंसर 0. MA 0 प्लस इधर क्या होगा? MA/2 MA √3/2. શાંતિ શાંતિ, બધું આવશે, બધું જ આવશે. શાંતિ, જીવનમાં શાંતિ રાખો, સોનું મળશે. તો શાંતિ તને રાખશે, તું શાંતિને રાખીશ તો સોનું મળશે. શાંતિ પછી તને રાખશે તો તને ચાંદી મળશે. अब इधर ध्यान दे. एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ये 1 रुपया या आधा रुपया, तो 1.5 रुपया. 0 प्लस दिस MA √3/2. बोथ विल बी डिवाइडेड बाई 3M. M छू हो जाएगा, इधर भी M होगा तो इधर से भी M छू हो जाएगा. 3 भी छू हो जाएगा. √3 ने 3 को मार दिया, नीचे एक √3 आ जाएगा. तो आंसर हम सबको दिख रहा है कि a/2 एंड a/√3 इंटू 2. दिस विल बी, इसको बोलते हैं XCOM, इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ COM. दैट्स हाउ वी राइट RCOM.
अब इजी मेथड कराऊंगा, फटाफट से इसको नोट करो। सेकंड मेथड, चलो लिख लिया सबने? मैं खुद से भी सॉल्व कर पाओगे, 2 मिनट में रब करूंगा उतनी देर में हो जाएगा। बस चल, हो गया। हो ही जाएगा। वो एक ही बार ऐसा हुआ कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ओ चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। व्हाट इज द डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व द सेंटर ऑफ मास? इधर ध्यान दो। अब देखो, इतना टाइम सेंटर ऑफ मास लाने में निकालेंगे तो जब इसी पर्टिकुलर सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो जीवन निकलेगा, तो उतना टाइम होगा नहीं अपने पास। तो सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? तो इस तीसरे पार्टिकल को भूल जाओ, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या यहाँ पे होगा? तो एक्स कोऑर्डिनेट तो डायरेक्टली मिल गया a/2। कोई शक? अब क्या करेंगे कि अब जो सेंटर ऑफ, अब इन दोनों को भूल जाओ और इन दोनों को जोड़ती लाइन पे यहाँ पे कहीं पे आपका सेंटर ऑफ मास होगा। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो वो कहाँ पे होगा? We will apply only formula for y coordinate। अब साइन बाइन भूल जाओ, खाली इसके लिए ही अप्लाई करो। अब ये सब कुछ ऐसा बन गया, m मास इधर, ये मास इधर, a डिस्टेंस पे। समझ में आ रहा है? समझाओ। इसके y कोऑर्डिनेट को सॉल्व करना बाकी, बरोबर। अब जो मेथड कराऊंगा वो अभी इसमें यूज होगी। मेरे को अभी याद आया कि आई हैव नेवर नॉट डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग, और डायरेक्टली मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिराइव एन फॉर्मूला। एक फॉर्मूला डिराइव करना बाकी रह गया। अब देखो, फॉर द 2 पार्टिकल सिस्टम सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला हमको याद करना है। जब एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे, सपोज ये m1 ये m2, ओरिजिन मेरे हाथ में कहाँ पे मानना है तो इसके ऊपर मान लिया। ये r डिस्टेंस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? r0, इसके क्या होंगे? 0 0। नाउ फाइंड द सेंटर ऑफ मास RCOM फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो क्या आएगा आंसर? m1 r1। देख इधर ध्यान दो, RCOM का फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा? m1 r1। r1 तो क्या है? 0 0 प्लस m2 r0, इधर हो जाएगा m1 प्लस m2। तो आंसर आया m2 r अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन RCOM का फॉर्मूला मिला। समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली इसको नोट कर लो, इसको रट लेना है, इसको रिमेंबर कर लेना है, आजीवन याद रखना है कि आजीवन मतलब जब तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते हो। ये हुआ यहाँ का फॉर्मूला, RCOM फ्रॉम द वन पार्टिकल 1 इज m2r अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर कोई पूछे RCOM फ्रॉम m2 पार्टिकल तो m1r अपॉन m1 प्लस m2। खबर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला कराना बाकी रह गया था।
इसको डायरेक्टली रट लेना है। अब जो हमने पहले जो भी फॉर्मूला किए वो नहीं पढ़ने हैं, एंट्रेंस एग्जाम में वो नहीं चलेगा। टाइम बचाने के लिए वी विल शिफ्ट टू दिस मेथड। अब कोई पूछेगा कि जब नई मेथड करानी थी तो पुरानी को क्यों पढ़ा? तो जब तक पुरानी वाली के सारे प्रॉब्लम्स नहीं सहन करोगे तब तक नई वाले की जो अच्छाइयाँ होगी वो अपने को फील कैसे होगी? मतलब जब तक पुरानी जाएगी नहीं तब तक नई आएगी नहीं, और पुरानी वाली ने कष्ट दिया नहीं तब तक नई वाली का सुकून महसूस कैसे कर पाओगे? दैट्स वाई वी हैव कंसीडर्ड एक मेथड जो पुरानी पड़ी वो भी ज़रूरी थी कि उसमें जो कष्ट पड़ा वो इसमें नहीं पड़ रहा है, वो तभी समझ में आएगा when we compare these two methods. नहीं पूछू घबराइस ना तू। ये R1 के इक्वल टू, ये R2 के इक्वल टू, मतलब R1 से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, तो ये फॉर्मूला पूछा है। R2 से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, तो ये फॉर्मूला। फिर इसी फॉर्मूला को आगे सॉल्व करेंगे तो तुम क्या पाओगे, M1R1 इक्वल टू M2R2। क्या ये इक्वेशन सही है कि नहीं वो अपने आप वेरीफाई करना है। समझ में आ रहा है? जो सिखाया वही लिखा है। अब एक सम करेंगे, उसके बाद वही सम जो ट्रायंगल वाला हमने किया था वो इजीली समझा दूंगा फिर से। मतलब पुरानी वाली मेथड जो सेंटर ऑफ मास वाली थी वो क्या थी कि भाई ओरिजिन हमने कहीं दूर माना था। इसमें नया क्या किया हमने, ओरिजिन किसी एक पार्टिकल पे ही ले लिया तो उसका तो सीन जीरो हो गया, दूसरे का ही रिस्पेक्टिव आंसर मिल जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला मिल गया R1 का, R1 से सेंटर ऑफ मास कितना दूर, R2 से सेंटर ऑफ मास कितना दूर। अब ये क्यों कराया वो एक सम अभी कराऊंगा, वो इससे आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि NCERT में शायद वो सम नहीं दिया है, पर आपके पर्टिकुलर नीट JEE के जो क्वेश्चन आते हैं वो एक पर्टिकुलर जो भी मैं लिखाऊंगा वो क्वेश्चन आएगा। फटाफट से जिस लोगों ने लिख लिया है वो क्वेश्चन नोट करें। 4 kg हाँ देखो, इफ आई कंसिडर दिस मास M1 as 2 kg, तो नऊद बना, इस छोड़ने जवाब दे। अब क्वेश्चन लिखो। 4 kg mass is shifted 4 meters. 4 kg mass is shifted 4 meters towards right hand side. 4 kg mass કરું બધું કરું, ગભરાઈશ ના। જેવી રીતે આ લાયા એવી રીતે મેં કહી દીધું સિમિલરલી આવી રીતે આમ મળી જશે। एक बार हमने मैं सॉल्व किया, दूसरी बार तो ओरिजिन इस पार्टिकल पे मान ले तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। कॉमन सेंस इज दैट कि यहाँ पे तुम्हारा M2 था बरोबर, तो इसके ओरिजिन थे R0 कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं इस पे ले लूँ ओरिजिन तो ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो मैंने एक डिराइव किया और सिमिलरली दूसरा बता दिया कि सिमिलरली रिमेंबर दिस। सब कुछ नहीं किया है हमने। इससे सेंटर ऑफ मास कितना दूर, ये फॉर्मूला लग गया। अब तू ओरिजिन इस पे मत मान, इस पे मान, तो ये फॉर्मूला डिराइव होगा। हाँ हाँ बस ये आवश्य M1R1 इक्वल टू M2R2 आवश्य। એટલે મેં કીધું એ જાતે વેરીફાઈ કરજો। क्वेश्चन में क्या लिखा, 4 kg मास इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट
देन बाय व्हाट डिस्टेंस बातें बंद हुई। देन बाय व्हाट डिस्टेंस 2 kg mass should be shifted so that the center of mass will shift 1 meter। सर क्यों तेरा चक रहा है, ऐसा हो गया? सवाल को देख के ऐसा लग रहा है? दौड़ने में कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। कंसीडर 2 kg 4 kg। अब हमने क्या किया, 4 kg को शिफ्ट किया, इसको M1 मानो, इसको M2 मानो। फॉर्मूला अभी अभी कराया, क्या था? R1 इक्वल टू M2R अपॉन M1 प्लस M2। फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर लाना है। नीचू नहीं था करके मजा नहीं आवे। અહીંયા બેજા लॉटरी लागे तो नहीं जोती ले। एटलीस्ट जान पहचान तो वधे। बस तो द क्वेश्चन वाज 4 kg मास। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कौन सा? हाँ देखो 4 kg मास, चुप एकदम। 4 kg मास इज शिफ्टेड 4 meters टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। देन बाय व्हाट डिस्टेंस 2 kg को मुझे हटाना पड़ेगा, तो सेंटर ऑफ मास भी एक मीटर अपनी जगह से हिला हुआ मिलेगा। दैट्स द क्वेश्चन। तो फाइन क्या करना कि 2 kg को कितना हमने हटाया वो फाइंड करना है। आर की जगह हम लोग क्या 4 लिखेंगे क्योंकि एम शिफ्ट जो बोल रहा है M2 के खसाड़िए तो सेंटर ऑफ मास चेंज। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन बोल देता हूं कि द क्वेश्चन इज 2 kg and 4 kg mass are separated by some distance like given in this particular diagram. Now 4 kg mass is shifted by 4 meters toward right hand side. By what distance should I move 2 kg so that the center of mass will shift 1 meter? अगर दोनों को एक साथ चलाऊं तो सेंटर ऑफ मास भी चलता रहेगा, लेकिन मैंने क्या किया, किसी एक को ही हटाया। तब थोड़ी देर बाद इसको कितना हटाऊं कि सेंटर ऑफ मास भी 1 मीटर हटा हुआ मिले। ना ना तद्दन टू खोटू छे। नहीं करो घबरे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो मत पकड़ो, इधर ध्यान दो। अब नाउ एवरीथिंग इन एक्स डायरेक्शन, तो वी विल फाइंड XCOM। XCOM का फॉर्मूला क्या होता है? चल बोल भाई, बोल भाई। अब क्या करना है, इस फॉर्मूला से आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या करना है इसके साथ, क्योंकि भाई यू आर चेंजिंग द डिस्टेंस। शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ? यू आर चेंजिंग द डिस्टेंस। तो इसके साथ क्या करेंगे, DXCOM M1 dx1 प्लस M2 dx2 अपॉन, सिंपल मैथमेटिक्स के पास जाना पड़ेगा जब ऐसा कोई सम आएगा। अब वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को मैं मानता हूं चलो पॉजिटिव। तो सेंटर ऑफ मास को कितना शिफ्ट करना है? 1 मीटर, तो 1 लिखेंगे इधर। M1 क्या है? 4।
तो 4 kg आंसर सेम ज आवे, टेंशन ना ले। अगर m1 4 है उसको कितना हटाना है 4 मीटर्स, प्लस m2 को कितना हटाना है वो अपने को ढूंढना है, मतलब 2 kg को कितना हटाना है वो अपने को ढूंढना है। नीचे क्या होगा 6 विल बी मल्टीप्लाइड हियर, तो क्या आएगा 6 = 16 प्लस 2dx2। 16 अगर इस तरफ आ जाए तो हो जाएगा -10/2 = dx2, तो आंसर आया -5 मीटर्स। क्वेश्चन देख के होश उड़ गए, लेकिन मेथड इजी है, समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली ये क्यों करना था कि ये जो ऊपर वाली मेथड है वही ये है और कुछ नया नहीं है, पर समझना इसमें क्या इजी था कि व्हेन वी कंसीडर, उसको मोशन में ही कंसीडर करोगे तो अगर सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर भी है तो समझना इजी है, समझ में आ रहा है। अगर इजी क्वेश्चन बनाना है तो मैं ऐसा बना सकता हूँ कि दोनों को एक साथ मूव करूँगा या फिर दोनों को रेस्ट पे रखूँगा, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, और दोनों को एक साथ चलाऊँगा तो सेंटर ऑफ मास भी एक साथ चलेगा, समझ में आ रहा है। बट क्वेश्चन टफ कब हो जाता है, जब हम दोनों को अलग अलग दिशा में हिलाए, ऐसा कुछ करें। यहाँ से माइनस का मीनिंग क्या है कि उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो मतलब एंट्रेंस वाले क्वेश्चन बोर्ड की मेथड से करोगे तो 10 मिनट लगेंगे। बताओ, अभी ये मेथड इसलिए कराया कि जो ट्रायंगल वाला सम था वो डायरेक्ट करना था। चलो ये लिख लिया है, होगा क्लास खत्म होने के बाद। चलो फिर से वह ट्रायंगल वाला सम। बस इधर ध्यान दे मैत्री, वापस जा। अब क्या करेंगे, वो ट्रायंगल वाले को वापस लाए इजी मेथड से करने के लिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालना तो हमको आ जाएगा आसानी से। इसके कोऑर्डिनेट 0 0, इसके a0, इसके निकाले थे a/2 एंड √3 a/2। तो इतना सिंपल काम था। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, मतलब a/2 पे, तो x तो डायरेक्ट मिल गया a/2। y के लिए कुछ मेहनत करनी थी, वो कहाँ लाई करेगा, ऑन दिस पर्टिकुलर रेड लाइन, इस रेड लाइन पे कहीं पे वो लाई करेगा। उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम, सपोज मैं फाइंड करूँ यहाँ से उसका, समझ में आ रहा है। तो क्या करोगे तुम, अगर y करना है तो मैं लूँगा m2, मतलब कि ये m, इन दोनों का मास हो गया यहाँ पे 2m, इन दोनों का इधर है सेंटर ऑफ मास, इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया 2m। अब ये सम तेरा ऐसा बन गया m2m। अब सॉल्व करो इसको, जब 3D इसके बाद वाला सम करेंगे तो और क्लियर होगा, टेंशन मत लेना, नहीं समझ में आए तो। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, बस और बंद और बंद। अब YCM के लिए क्या करेंगे, कंसीडर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पार्टिकल। तो क्या करेंगे, इसको R1 मानूं तो R1 से इसका डिस्टेंस कैसे मिलेगा, m2r अपॉन m1 प्लस m2। मतलब
इसका क्या हो जाएगा 3m नहीं 2m, r क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 इज 3m, √3 से √3 कटा, a/2 √3 आना चाहिए, मतलब इसको 2m नहीं करना था। अच्छा 2m नहीं किया तो नहीं कैसे समझ करोगे? वंस मोर कौन सा फॉर्मूला कंसीडर करेंगे, R1 से या फिर R2 से? R1 से या R2 से फॉर्मूला कंसीडर करें तो क्या आना चाहिए? एक મિનિટ બસ આ વાળી ફોર્મ્યુલા તો તમે ત્યારે યુઝ કરી શકો છો જ્યારે ઓરિજિનલ ફોર એક્ઝામ્પલ જેવી રીતે 00 વાળું છે ત્યાંથી તમે આગળ વાળી ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકો પેલું થોડી ના ઓરિજિન છે કે તમે આમ તો સ્ટાર્ટ से भी 00 समझाता हूँ, घबरा मत, अब इधर ध्यान दो। YCOM क्या होगा, m इसका मास इंटू r, r क्या है √3a/2। अब मैं नीचे से डिस्टेंस ले रहा हूं तो सामने वाले का मास m, यहां से डिस्टेंस ले रहा हूं तो सामने वाले का मास m, r हो जाएगा √3a/2, नीचे टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है 2m प्लस m 3m, m कैंसिल हो जाएगा, √3 ने 3 को मार दिया तो √3, मतलब आंसर आया a/2 √3 आ गया y कोऑर्डिनेट। मैंने क्या किया वो अभी समझाता हूं। इन दोनों को एक सिस्टम बनाया, फिर बना दिया सम को ट्रायंगल से इसमें कन्वर्ट कर दिया। नहीं समझ में आया टेंशन मत ले, इसके बाद वाला सम 3D में जाएंगे 2D से तो और समझ में आएगा। तो नीचे वालों को 2m भी लेने का ना, समझाऊंगा वो अभी इसके बाद वाले सम में। જે બ્લેક પોઈન્ટ છે તમે એના કોઓર્ડિનેટ્સ કાઢો। हाँ उसी का है। आरसीएम के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो आरसीएम के कोऑर्डिनेट सारी कोऑर्डिनेट मेथड से पहले निकाले तो बहुत टाइम लगा। डायरेक्ट करने के लिए मैंने एक्सयूएम को अलग से ढूंढा इस फॉर्मूला से, वाईसीएम को अलग से ढूंढा इस फॉर्मूला से। एक्सयूएम के लिए ये लगाने की जरूरत नहीं थी बिकॉज बोथ वर ऑन द सेम लाइन, और पता चल गया इसका भी m इसका भी m तो a/2 पे ही होगा। तो इन दोनों का कंबाइंड 2m सिस्टम का मास इधर। अब ये ट्रायंगल में से कन्वर्ट हो गया ऐसे सिस्टम में। अब ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट हो गया तो मैंने क्या किया, इसके रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ढूंढा। अगर इसके रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ढूंढ रहा हूं मैं YCOM तो क्या होगा, सामने वाले पार्टिकल का मास। मगर इधर मैं लिख दूं कि R2 का फॉर्मूला तो क्या होगा m1r अपॉन m1 प्लस m2। तो R2 का फॉर्मूला डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू m1, मतलब कि इसका मास m और ये पूरा डिस्टेंस कितना है √3a/2। तो r इज इक्वल टू √3a/2 रख दिया। नीचे टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस तो 2m प्लस m बन जाएगा 3m। समझ में आ गया? अब फिर भी नहीं समझ में आया हो तो इसके बाद वाले सब में एक्जेक्टली क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने इलस्ट्रेशन किए हमने अभी? चौथा आएगा।
और 2 डायमेंशनल के लिए कर लिया, ये 3 डायमेंशनल के लिए कर लेते हैं। ट्राइंगल तो 2D होता है ना। अगर इसमें वो कोऑर्डिनेट वाली मेथड करता है जो ट्राइंगल में पहले की, तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। अब इसको स्क्वायर है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के सारे कोऑर्डिनेट्स ए है, ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर ए, देन फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम। देखो अब ये हमारा जो क्लास है वो एक क्यूबॉइड है, बराबर, इसको क्यूबॉइड मान लो। तो उसका जो एक फैसेट है उसके ऊपर 4 मास रखे हुए हैं m मास वाले, और दूसरा वाला फैसेट जो है उसके ऊपर मास रखे हैं 2m 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 2m। नाउ ईच एंड एवरी साइड इज साइड a लेंथ की है। नाउ फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर 3D सिस्टम। अब इसको करने के लिए क्या कर सकते हो तुम लोग, तो सबसे पहले एक हिंट देके छोड़ देता हूं कि ओरिजिन यहाँ पे मानो XYZ, बरोबर। अब जो ट्राइंगल वाला सम हमने किया पहले मेथड से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये सम किया है हमने कि फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस सिस्टम, कि एक पूरा क्यूब अगर किसी एक साइड के रिस्पेक्ट टू, ये ऐसे कराया था मैंने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिस्कस किया था कि अगर एक्सिस यहाँ से पास कर रही है, एक्सिस यहाँ से पास कर रही है, ऐसा 3-4 सम एक ही में घुसड़ दिए थे उस टाइम पे हमने देखा हुआ है। मतलब जो सम तुम सेंटर ऑफ, जैसे हमने एनएलएम के लेक्चर किए, पुली ब्लॉक सिस्टम जो कंस्टेंट के लिए बनते हैं वही टेंशन एक्सीलरेशन के लिए बनते हैं, फिर जो सिस्टम यहाँ सेंटर ऑफ मास के लिए बनते हैं वही सिस्टम आपके बनेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। समझ में आ रहा है? तो मतलब एक बार समझोगे तो वही आपका रिपीट होने वाला है। तो अभी ध्यान दो इधर कि एक साइड पे एक पर्टिकुलर फैसेट पे mm मास है, दूसरे फैसेट पे 2m 2m है, सबकी साइड a है। अब ओरिजिन अपने हिसाब से हमने इस पॉइंट पे माना, बिकॉज ओरिजिन तो अब छूट है, अपने हिसाब से जो लेनी है वो। अब क्या करेंगे, जो हमने ट्राइंगल वाला मेथड किया कोऑर्डिनेट वाली मेथड से, तो सबके कोऑर्डिनेट लिखोगे तो इसके क्या होंगे, इसके क्या होंगे, इसके क्या होंगे, सबके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, मिल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्यूबॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लेट्स से इस पर्टिकुलर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, √2 है। अरे सर वो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला निकाल, x पे a, y पे भी a, z पे भी a, तो a इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बिकॉज इट लाइज इन zx प्लेन, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0, बाकी के दो मिलेंगे a 0। समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट x y z के लाने, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं पूछा है, कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। सपोज इस पॉइंट को पकड़, क्यूबॉइड के नीचे वाले पॉइंट को, अगर ये क्यूबॉइड है तो ये नीचे वाले पॉइंट को पकड़, तो ये किस प्लेन में है, XZ प्लेन में है ये वाला पॉइंट, तो उसका y कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं। तो x पे वो a तक है a, z में वो a तक है a, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट तो कुछ नहीं है, बिकॉज वो XZ प्लेन में लाई कर रहा है, तो 0। दैट्स हाउ यू कैन फाइंड एवरी कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूबॉइड। अब इतना हिंट मैं आपको दे रहा हूँ कि सारे कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करोगे, फिर जो आप ट्राइंगल वाला सम हमने किया ऐसे करोगे, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा सम और बहुत टाइम बिगड़ेगा। तो अगर ऐसे सम को पूछा है तो 1 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो मेथड से अभी हमने ट्राइंगल सॉल्व किया डायरेक्ट उसी से करेंगे। देखो दिस इज द क्यूब, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब फॉर्मूला क्या होगा XCOM का, m1 r1 m2 r2 m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो 8 कोऑर्डिनेट है और 8 पार्टिकल्स है, तो 8 टाइम्स करना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। कॉमन सेंस बनती नहीं है कि इस सम को सॉल्व भी किया जाए अगर पूछा गया है, तो उसकी कुछ इजी मेथड होनी चाहिए। क्या होगा, तो समझो
ये 4m पार्टिकल को, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे होगा, तो इसका मास पकड़ लिया मैंने 4m, उस पूरी सिस्टम को एक मान लिया और उसका मास पकड़ लिया 4m। मतलब इस पूरे फैसेट का सेंटर पकड़ लो, समझ में आ रहा है? उसका मास क्या होगा 4m और वो सेंटर पे होगा। फिर सामने वाली पकड़ लो फैसेट, उसका भी क्या यहाँ पे होगा, उसका क्या होगा 8m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा a। तो सम कन्वर्ट हो गया 4m 8m, डिस्टेंस इज a। तो सेंटर ऑफ मास इसका ढूंढना है, तो कितना इजी हो गया। अब क्या करो, इसको पार्टिकल 1 माना, इसको 2 माना। हाँ, अबे तो सेंटर ऑफ मास इस क्यूबेड का क्या हो सकता है, इसी लाइन पे हो सकता है, बीच में कहीं पे, बस खत्म। वो नॉर्मल मेथड से कराया हमने। पहले डिस्कस किया कि अगर पुराने वाली का कष्ट नहीं समझेंगे तब तक नई वाली का सुकून नहीं मिलेगा। तो पुरानी वाली का कष्ट हमने समझा ट्रायंगल में एक बार, फिर दूसरी मेथड पढ़ी ट्रायंगल में इजी मेथड वाली। वैसे ही मैंने क्यूबॉइड के लिए बताया कि इसमें भी आप m1 r1 m2 r2 वेक्टर m3 r3 वेक्टर वो सब लिख के करोगे। वो ट्रायंगल तो कराया ना कोऑर्डिनेट मेथड से एक बार, तो जीवन निकल जाएगा इसमें। ये देख m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर ऐसा 8 बार करना पड़ेगा, m8 r8 वेक्टर, और अपॉन सारे मासिस m1 प्लस m2 अप टू m8। अब इसका आंसर लाना पड़ेगा, हो जाएगा और बहुत टाइम जाएगा, तो घर जाके करके देखना, अभी जो आंसर आएगा वही आएगा। तेरे को क्या चाहिए, पूरे क्यूबॉइड का सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, अभी खत्म हो गया ना। इस मेथड में एक्चुअली कर क्या रहे हैं, इधर ध्यान दो, इस पूरे का सेंटर ऑफ मास, इस दूसरे फैसेट का सेंटर ऑफ मास, फिर इन दोनों को इंडिविजुअल पार्टिकल मान के इसका सेंटर ऑफ मास। दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट। अब सॉल्व करना कितना आसान है, जो 2 फॉर्मूला लिखाए थे उससे करो, क्या आता है। देखो, देयर विल बी 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा a/2, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x COM will be a/2, y COM will be also a/2, पर what we can say about z COM, तो वो ढूंढना पड़ेगा। क्यों, ये सब क्या किया समझाता हूं। अब यहां से देखो, तो ये मिडल पॉइंट है, तो x एक्सिस पे x/2 a/2, y एक्सिस पे भी a/2, पर z पे कितना दूर है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन 4m एंड 8m वो क्या है, अब z है। समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो 4m और 8m मैंने माने उसका डिस्टेंस तो क्या है, z पे है। समझ में आ रहा है, तो z कौन है, a, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो हाफ होगा, तो a/2, और इसका भी हाफ होगा तो भी a/2, तो x ऑफ COM y ऑफ COM तो एकदम इजीली मिल गए। तो किसी 2 ऑप्शन में x y चेक करने के a/2 दिखे तो आंसर टिक कर देने का, z लाने की जरूरत भी नहीं है। पर अगर ऐसा नहीं है तो z लाना पड़ेगा। z का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, तो कि ये 8m है, ये 4m है, तो सेंटर ऑफ मास कुछ 8m की तरफ शिफ्ट होता हुआ मिलेगा। तो उसका फॉर्मूला कैसे लाएंगे, तो उसका फॉर्मूला लाने के लिए मैंने जो शॉर्टकट कराए थे कि r1 इक्वल टू m2r अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर मुझे एक COM चाहिए, इससे डिस्टेंस चाहिए, तो m2r मतलब 8m इंटू r, r क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, नहीं समझ पड़ी, कराऊ तुम पाचो, तुम पढ़ी ला। डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या है, a, अपॉन टोटल मास क्या है, पक्का, mm कैंसल, इसका क्या आएगा
खत्म। तो RCOM वेक्टर में क्या होता है, XCOM, YCOM, ZCOM 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए और काम हो गया 10 सेकंड के अंदर। अभी तो सीख रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। क्या करना था, एक बार फिर से 8वीं के लिए देख, ये फैसेट मान लिया, उसका सारा मास कहाँ पे होगा, इसके सेंटर में। इसका सेंटर जो है वो x से कितना दूर है, a/2। फिर ये सारा जो फैसेट है उसका मास कहाँ होगा, 8m। तो अगर इन दोनों का डिस्टेंस मुझे चाहिए तो वो किस पे है, z पे है एक्चुअली। तो 4m और 8m का डिस्टेंस z है और वो a है। और अगर मैं सेंटर ऑफ मास अब कहाँ लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा। वो लाइन कहाँ पे है, x पे a/2 पे। तो x पे a/2 पे है तो x के कोऑर्डिनेट मिल गए। y पे a/2 पे है, हाइट इतनी a/2 है उसकी, उसी लाइन की। तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास, y ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गए। बट z ऑफ सेंटर ऑफ मास क्यों इतना इजीली नहीं मिला। अगर दोनों 4m होते तो आंसर a/2 ही होता, पर ये 8m है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा 8m की तरफ। दैट्स वाई मुझे ढूंढना पड़ा इस पर्टिकुलर मेथड से कि दोनों में से किसी एक पे ओरिजिन ले लो। तो मैंने R1 पे ओरिजिन लिया, तो R1 से उसका डिस्टेंस लाना है, तो ये फॉर्मूला था m2r अपॉन m1 प्लस m2। m2 कौन है, 8m इंटू r, डिस्टेंस क्या है a, 8m इंटू a अपॉन टोटल मास 4 प्लस 8 12, आ गया उसका z सेंटर ऑफ मास। मतलब RCOM लिखेंगे तो RCOM के फॉर्मूला में क्या क्या होता है, तो कि भाई XCOM, YCOM एंड ZCOM। यही आंसर आता अगर आप ये पूरा फॉर्मूला लगा के करते तो। समझ में आ रहा है। सो दैट्स द शॉर्टकट ट्रिक कि 2 डायमेंशन में पूछे, 3 डायमेंशन में पूछे। अब इसके बाद कोई भी सम दे दे, क्या करना है, अलग सिस्टम को अलग अलग करके उन दोनों को फिर ऐसे कन्वर्ट कर देना है सिंपल सिस्टम में। अब एक और सम करेंगे, चल एकदम इजी, एकदम इजी, तद्दन इजी सम છે। एक જ સેકન્ડમાં આન્સર આવી જશે એવો સમ છે। આવો જ આવો જ। આ તો સમજાવવાનું હતું ને, હવે તને મેથડ આવડી ગઈ। ચાલશે। जा फटाफट जा। चले ये बात पे अपन ध्यान दे जा। देख, ऑल द साइड्स आर ए, इसका मान लेंगे 4m इधर और डिस्टेंस बिटवीन द देम आर a। तो डायग्राम क्या बन गया, 4m एंड m आर सेपरेटेड बाय a। अब फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, दोनों में से कोई भी पॉइंट ले लो। अगर r1 से रिस्पेक्ट टू फाइंड करना है तो क्या है फॉर्मूला, m2r अपॉन m1 प्लस m2। तो m2r मतलब m इंटू आर अपॉन टोटल मास क्या हो जाएगा 5m, m कैंसल, आंसर आया a/5। तो r1 से डिस्टेंस कितना है, इसमें लिखा होगा कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम शीट और डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट पार्टिकल। तो ये हमको जो मिला वो क्या मिला, डिस्टेंस फ्रॉम शीट, ये हो गया सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। मतलब 2D शीट से कितना डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, तो कि a/5 पे है। अगर पूछ लिया कि भाई ये पॉइंट मास ए से कितना दूर है सेंटर ऑफ मास, तो 4/5 है, खत्म। ओके, तो सेंटर ऑफ मास के सारे टॉपिक नॉर्मल 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम के लिए 2D 3D सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए, बराबर। तो JEE एडवांस लेवल तक का कंटेंट फॉर नॉर्मल टॉपिक्स हो गया है। अभी क्या करना है, तो क्या इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है कंटिन्यूअस बॉडी, वो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन मतलब सांप, वो सांप हमको देखा है, किसी को नहीं आता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर उसका एक एस्पेक्ट समझेंगे कि ये सांप की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैथमेटिक्स वालों ने हमारी हेल्प क्यों करी। बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स,
इसलिए इंटीग्रेशन जो है वो मैथमेटिक्स से आया है। समझ में आ रहा है? तो कंटिन्यूअस बॉडी के लिए जो हम फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ मास, वही मेथड आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। समझ में आ रहा है? तो ये जो टॉपिक्स है वो कब आएंगे? फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस टॉपिक। ऐसे कुछ डायग्राम बनेंगे सेम। इसके लिए अगर यहाँ से एक्सिस पास करा दो, यहाँ से एक्सिस पास करा दो, सबके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बन जाएगी। कैसे अलग अलग बन जाएगी? तो मैंने बताया कि सिलेंडर को ऐसे ले जाएंगे और ऐसे ले आएंगे। अगर मैं इस पेन को ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो इजी पड़ रहा है, सिलेंडर को ऐसे ऐसे रोटेट करके लाएंगे तो इजी पड़ रहा है, पर ऐसे रोटेट करके लाएंगे तो जीवन निकल जाएगा, बहुत दर्द होगा। तो दैट्स द पर्टिकुलर टॉपिक और थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब सेंटर ऑफ मास क्यों चाहिए, तो पहली 10 मिनट पे हमने उसी को टाइम दिया कि सेंटर ऑफ मास क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्कस किया नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर सेंटर ऑफ मास का मोशन कब होगा, तो क्या सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो पूरी बॉडी चलेगी, पूरी बॉडी चलेगी तो m1r1 हमने देखा। फिर पूरी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या देखा? मोमेंटम। मोमेंटम देखा। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बिकम्स न्यूटन सेकंड लॉ, वो समझ लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि कोऑर्डिनेट वाली मेथड जो हमको एनसीईआरटी में दी है उससे आंसर आता है, पर 2D 3D और जो थोड़े बड़े बड़े सम निकलेंगे तो उसमें अलग मेथड लानी पड़ेगी। वो मेथड हमने बता दी। ये आपको याद करना था, मतलब नेक्स्ट क्लास में ये पूरा याद होना चाहिए, ये सारे सम आने चाहिए। अब कैसे भाई सिस्टम घर जाके तुम बना सकते हो, कैसा भी आंसर ला सकते हो, मतलब बहुत सारे सिस्टम इसमें बन सकते हैं। कोई टेंशन इसमें? ठीक है, बस। तो डेट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। यहाँ लेक्चर खत्म करते हैं।